कसेरा एंड आपनादर सगातो जनाई आमर वीडियो ते। Indian parallel cinema. Parallel cinema is the term given to certain kind of films made in India which are different from conventional and mainstream cinema. Parallel cinema originated in the state of West Bengal in 1950s. This film movement produced some internationally acclaimed filmmakers such as Satyajit Ray, Mrinal Sen, Ritwik Ghatak and others. Parallel cinema was unlike mainstream cinema when it comes to the insertion of songs and dances. Parallel cinema was known more for its serious content based on the socio-political climate of that time. 1970s and 1980s saw a peak of parallel cinema in India. However, due to the commercialization of films in 1990s, parallel cinema saw a fall. Parallel films were made using funds. However, due to the rising cost of production, it became very difficult to make parallel films and hence they saw a fall. But it can be seen that there is a resurgence in parallel films once again. Parallel films created a genre of films which depicted reality. Parallel films depicted socially and politically relevant topics. The footprints left by parallel cinema never seem to leave us. और आज मैं बात करने जा रही हूँ इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन न्यूरलिज्म ऑन इंडियन पैरेलल सिनेमा के बारे में। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि दोनों ही कंट्रीज में वॉर लाइक सिचुएशन अभी अभी एंड हुई थी। इटली में अभी अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था और इंडिया को भी अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी थी दोनों ही नेशंस के बीच। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जो दोनों इंडस्ट्रीज थी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कमर्शियल और मेन स्ट्रीम सिनेमा से। उन मूवीज़ में सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज बताई जाती थी जहाँ पर हीरोइंस को एलिगेंट कपड़े पहनाकर एक आइडियलिक रियलिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश होती थी। लेकिन ये जो आइडियलिक रियलिटी होती थी वो एक्चुअल रियलिटी से काफ़ी अलग होती थी। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स टू पोर्ट्रे एवरीडे लाइफ। दोनों कंट्रीज में जो पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव डायरेक्टर्स थे उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि कॉमन मैन की रियल लाइफ और उनकी स्ट्रगल्स को सेंटर स्टेज दिया जाए और उन्होंने ऐसी मूवीज़ बनाना तब शुरू कर दिया था। मेरा अगला पॉइंट ये है कि रोबर्टो रोसेलिनी और वित्तोरियो दे सिका का पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मेजर इन्फ्लुएंस हुआ था और ना कि जस्ट इंडिया में। द बाइसिकल थीफ से सत्यजीत रे भी इन्फ्लुएंस हुए थे और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी भी। हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज में अनप्रोफेशनल एक्टर्स को कास्ट किया जाता था। जैसे इंडियन पैरेलल सिनेमा की जो मूवी है सलाम बॉम्बे, उसमें स्लम के बच्चों को कास्ट किया गया है ताकि वो रियल लगे, और द बाइसिकल थीव्स में अनप्रोफेशनल एक्टर्स को कास्ट किया गया है। थैंक यू। थोड़ा सलाम बॉम्बे के ऊपर बात करते हैं। साफिद शेख नाम का एक एक्टर था जिसने वो मूवी में कृष्णा का रोल प्ले किया था। सो इन दैट मूवी कृष्णा वॉज अ यंग बॉय। वो कर्नाटका स्लम से बिलोंग करता था। एक दिन है ना उसने उसके भाई की साइकिल जला दी थी। तो जब भी उसकी मम्मी को मालूम पड़ा था कि उसने उसकी वो साइकिल जलाई तो उसकी मम्मी ने उसको फोर्सफुली एक सर्कस में काम करने को बोला। कृष्णा को करना नहीं था काम, बट उसकी मम्मी ने बोला कि जब तक 500 रुपीज़ जमा नहीं होते तब तक तो वापस नहीं आ रहा है। सो बेसिकली उसको अभी कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उसको वहाँ पे काम करना पड़ा था। तो एक दिन जब वो काम कर रहा था ना तो उसके बॉस ने उसको बोला कि जा उधर पान पट्टी है, पान पट्टी से पान लेके आ। तो जैसे ही वो पान पट्टी पे गया उसने पान लिया और जितने में वो वापस आया तो वो क्या दिखता है कि ये ना वो पूरा सर्कस शिफ्ट हो चुका था कहीं और। बट अब ऐसा था कि वो वापस भी नहीं जा सकता था उसकी मम्मी के पास, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि तू जब तक 500 रुपीज़ कलेक्ट नहीं करेगा तब तक तू वापस नहीं आ सकता है। तो फिर कृष्णा ने बाद में डिसाइड किया कि कहीं जाते हैं, मतलब तो अब उसको कुछ क्लू भी नहीं था कहाँ जाना है क्या करना है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसको बस उसका एक मोटिव था कि उसको 500 रुपीज़ जमा करना है और उसकी मम्मी के पास जाना है। तो वो स्टेशन पे गया। स्टेशन पे उसने स्टेशन जो टिकट बेचता है उसको पूछा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, मुझे पैसे कमाने। तो स्टेशन वाले ने बोला कि तू बॉम्बे जा सकता है। तो कृष्णा को तो कुछ आइडिया नहीं था, तो उसने उसका किधर जाता है? जा बम्बई जा यार, हीरो बन के यार। मैं आगे का बोल सकती हूँ, मैंने पूरा मूवी देखा है, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट कि मैं कोई स्पॉयलर्स दूँ। एंड एट द एंड आई रिकमेंड कि तुम लोग सब लोग वो मूवी देखो। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। सलाम बॉम्बे की डायरेक्टर मीरा नायर थी। मीरा नायर इस मूवी में बहुत फर्म डिसीजन पे थी कि जो भी बच्चे इस
मूवी में एक्ट करेंगे वो लोग स्टेट ऑफ बॉम्बे से बिलोंग करते होंगे, उसको कोई पहले के मेन एक्टर्स नहीं चाहिए थे। उसका इसके पीछे मेन मोटिव था कि जो भी एक्टिंग होगा, जो भी सीन्स होगा, वो काफ़ी रियलिस्टिक क्रिएट होगा, क्योंकि वो बच्चे एक्चुअली वो लाइफ रोज़ जी रहे हैं। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। थिएटर एक्टर बैरी जॉन ने बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स किए थे, बहुत एफर्ट्स डाले थे उन सब बच्चों को सिखाने के लिए कि एक्टिंग कैसे करते हैं और कैमरे के सामने नेचुरली एक्ट कैसे करते हैं। आई रियली सजेस्ट कि वो मूवी देखना चाहिए। थैंक यू। मीरा नहर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1957 को। वे एक इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर है हु इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी एंड उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है मीराबाई फिल्म्स। मीराबाई फिल्म्स यानी कि मीरा नहर के प्रोडक्शन में अभी तक काफ़ी मूवीज़ ऐसे बने जो कि इंडियन सोसाइटी को टारगेट करते हैं, जो उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ को लेकर, सोशल वैल्यूज़ को लेकर एंड अगर बोले तो कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर भी। एंड ऐसे मूवीज़ इंटरनेशनल ऑडियंस को काफ़ी टारगेट करते हैं, साथ ही साथ इंडियन ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आते हैं। सो वो मूवीज़ वो बनाती रही अभी तक एंड आगे भी बनाएगी, ऐसे हम आशा करते हैं। तो मीरा नायर के प्रोडक्शन में बनी काफ़ी सारे फिल्मों में से कुछ ऐसे फिल्म थे जो लोगों के दिलों में कुछ अलग ही स्टैंड कर गए और वो बन गए वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। तो उसमें सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं रखूँगा मिसिसिपी मसाला, फिर सलाम बॉम्बे, फिर कामासूत्र टेल ऑफ लव, नेमसेक। और इन्हीं मूवीज़ ने काफ़ी सारा नाम कमाया, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी लेके गए, जैसे कि BAFTA अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म्स नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड और एक द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। 2017 में ईमेल जर्नल ने मीरा नायर जी को एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि व्हाई हैव यू चोजन डायरेक्शन इन लाइक कंपेयरिंग टू एनी अदर आर्ट फॉर्म। तो वहाँ पर लाइक एक सिंपल आंसर वहाँ पर मीरा नायर जी ने दे दिया कि उन्हें कोलैबोरेशन करना पसंद है। अगर उन्हें कोलैबोरेशन करना पसंद है इसीलिए वो फोटोग्राफी एंड राइटिंग में नहीं फोकस करते, क्योंकि बिकॉज उन्हें हर रोज़ किसी नए इंसान के साथ काम करना पसंद है। उसी के लिए वो लाइक डायरेक्शन में एंड ना कि राइटिंग एंड लाइक फोटोग्राफी में उतना। मीरा नायर जी ने जब उनके फिल्म मेकिंग करियर का स्टार्ट करा था तब उस समय उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था और उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान उन्होंने एक्सप्लोर करा था इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस। बिकॉज 1978 और 1979 में जब वो लाइक हार्वर्ड सिटी में थी तब वो एक मूवी के ऊपर काम करी थी जिसका नाम था जामा मस्जिद, जो कि उन्होंने बनाई थी ब्लैक एंड वाइट में। एंड उसी 18 मिनट्स मूवी के दौरान उन्होंने ओल्ड दिल्ली यानी कि पुराना दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करा और वहाँ के लोकल्स के साथ काफ़ी अच्छी खासी चीट चैटिंग करी। एंड उसी समय उनकी और कुछ 2 मूवीज़ लाइक चल रही थी, वो थी सो फार फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन कैबिनेट। एंड ऐसी काफ़ी सारे और मूवीज़ थे जो कि उस समय चल रही थी या फिर बन चुकी थी। 2007 में मीरा नायर जी को एक ऑफर आता है कि क्या वो हैरी पॉटर मूवी एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स मूवी को डायरेक्ट करेंगी, बट उस समय वो नेम सेक मूवी के काम में लगी हुई थी। डैट माउथ फिल्म अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, ये दोनों अवार्ड मिले थे द नेम सेक मूवी को। ऑब्वियसली इतनी मेहनत लगाई थी और उस मूवी ने काफ़ी नाम कमाया, साथ ही साथ मीरा नायर ने। और वो जो सेकेंड अवार्ड था प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, वो मिला था लाइक बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स के दौरान। 2007 में उन्हें यानी कि मीरा नायर जी को एक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, वो था इंडियन अब्रॉड पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। 2012 ये ईयर मीरा नायर जी कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज 2012 में मीरा नायर जी को दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड बाय प्रतिभा पाटिल, जो उस समय की प्रेसिडेंट थी। हमारी जो सेकंड फिल्म है वो है ब्लैक फ्राइडे, जो कि एक अनुराग की फिल्म है। हम सबको पता है कि अनुराग का सिनेमा थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, मेढ़ा लगता है, पर उसका सिनेमा थोड़ा यूनिक है, हम सबको पता है। तो अभी कंटिन्यू करेंगे क्रिस, चेतन और हर्ष, फिर उसके बाद हम थोड़ी और बात करेंगे। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे 90s के दशक में माइनॉरिटीज़ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की जाती है। दंगों के दौरान माइनॉरिटीज़ के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए एक माइनॉरिटीज़ का ग्रुप बदला लेने को सोचती है, जिसके बाद उनके पास हिंदू धर्म के खिलाफ जिहाद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता।
ऐसी कुछ फिल्में आपको हिलाकर रख जाती है। फिल्म के बीच बीच में सब टेररिस्ट जो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे वो सबके कन्फेशंस आपको बताए गए हैं। क्या शहर में बम फटने वाले। कैसे पुलिस ने इतने भयानक हमले के पीछे के मास्टर ब्रेन को पर्दाफाश किया ये भी दिखाया गया है। यह फिल्म में बॉम्ब ब्लास्ट के रॉ, रियल एंड आर्टिस्टिक व्यू दिखाए गए हैं। इस फिल्म को समझने और अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए आपको इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप और नेशनल सिक्योरिटी और इससे जुड़ी इतिहास का आपकी जानकारी होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कैसे उनके धर्म का फ़ायदा उठाया जाता है। एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हर एक सीन में ये गॉड को दर्शाया गया है जिसे हम हर दिन भूले जा रहे हैं। लास्ट में एक सॉन्ग है जो आपको एहसास दिलाएगा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। वो सॉन्ग है अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। थैंक यू। Hey guys, I'm Chris and I would be talking about the cinematography in the movie Black Friday. Cinematography sets and supports the overall look and the mood of the film's visual narrative. Each visual element that appears on the screen can enhance the story of the movie. I would be explaining the cinematography of this movie in 3 characteristics which I think are the most noticeable ones. The first one of which is color filter. We can see that the cinematographer of this movie has used 3 different color filters to intensify the movie. The colors used are red, blue and yellow. The red color filter was exclusively used in jails when the inspector was interrogating with the terrorists. एक साल में चैलेंजिंग हुई सर। The blue color was used for intense situations and flashback. And the yellow tone was used for casual circumstances. सर कुछ खाने का इंतजाम करो सर। Second one is composition. The 3 main video composition used in this movie were rule of thirds, center compositions and leading lines. Rule of thirds and center compositions really grabbed my attention and I think that the viewers must also have liked that. Leading lines were used on some shots during the chasing scene. The last one is transitions. According to me, transitions were the most impactful part of this movie. The upper angle view and the transitions made between the first person to the third were really great. साबू बैठ। The one thing that I didn't like about the movie was the chasing scene as it was really stretched out. The scene was about 6 minutes long and at a point of time I was getting bored. Other than that, the movie was great and I liked it. Anurag Kashyap, born on 10 September 1972 in Gorakhpur, Uttar Pradesh, is an Indian film director, writer, editor, producer, actor, known for his works in Hindi cinema. After writing many television serials, Kashyap got his major break as a co-writer in Ram Gopal Varma's crime drama Satya in 1998 and made his directorial debut with Panch, which never made it to the theatre due to censorship issues. He then went on to direct Black Friday in 2004, a film based on 1993 Bombay bombings. Due to his desire to become a scientist, Kashyap went to Delhi for higher studies and enrolled himself into a zoology course at Hansraj College. He graduated in 1993. He then eventually joined a street group, Jana Natya Manch, and did many street plays. The same year, his couple of friends urged him to catch a D. Sisikas retrospective at the International Film Festival of India. In 10 days, he saw 55 films at the festival, and Victoria D. Sisika's Bicycle Thieves was the film that influenced him the most. After the D. Sisika's experience, Kashyap arrived in Mumbai in 1993 with just rupees 5,000 in his pocket. Soon the money ran out and he spent on streets, staying in lofts, sleeping on benches, under the water tank, and in the St. Xavier's Boys Hostel. He somehow managed to get a small job in Prithvi Theatre, but his first play remained incomplete because of the death of the director.
Kashyap is regarded as an author and is credited for pioneering India's indie scenes in the early 2000s. He prefers shooting on real locations by employing guerrilla filmmaking techniques with hidden cameras and often makes his actor improvise their dialogues on set. For example, in Ugly, he did not show the script to any of the lead actors. सर सेव करना पड़ेगा ना पहले। क्या सेव करना पड़ेगा? आपका फोटो सेव करना पड़ेगा आपकी बेटी के फोटो मोबाइल में, तो ही आपका मतलब आ जाएगा। He frequently uses handheld cameras and experimental sound. CBFC के बारे में आपने सुना होगा, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। CBFC के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी फिल्म को चूज कर सकती है कि वो फिल्म whether that film can be shown in theaters or not. So CBFC के कुछ गाइडलाइंस हैं जो हर एक फिल्म मेकर को फॉलो करने होते हैं अगर उसे अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करनी है तो। और बहुत से लोगों को, अक्सर बहुत ज्यादा तादाद में लोगों का ये मानना है कि CBFC एक जमाने में तो बहुत ही ज्यादा बायस थी गवर्नमेंट के, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अभी भी है। हमारे पास ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि CBFC काफी ज्यादा बायस्ड है गवर्नमेंट की तरफ, जैसे कि गर्म हवा, जैसे कि किस्सा कुर्सी का वॉज ए पॉलिटिकल सटायर ड्रामा जो कि बेस्ड था इंदिरा गांधी के ऊपर, और वो फिल्म बैन कर दी गई थी ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, एंड फिर उसकी सारी प्रिंट से कन्फिस्केट कर ली गई थी। रिफरिंग टू अनुराग कश्यप, जिसकी ब्लैक फ्राइडे जो कि रिलीज हुई और बैन हो गई, और बैन लगने के बाद कुछ सालों बाद वो वापस से रिलीज की गई, पर जब तक वो रिलीज की गई तब तक उसकी पायरेटेड कॉपी इतनी बिक चुकी थी कि अनुराग को कुछ फायदा ही नहीं हुआ उस फिल्म को री रिलीज करके। खैर ब्लैक फ्राइडे तो रिलीज भी हो गई थी, री रिलीज भी हो गई थी, पर अनुराग की एक और फिल्म है जिसका नाम 5 है, वो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई थिएटर में, सिर्फ CBFC के कुछ लॉज की वजह से। अनुराग कश्यप की ये थियरी है कि फिल्में रिलीज होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए, आर्टिस्टिक लिबर्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो फिल्म अपने मुताबिक बना सके। पर ऐसा नहीं होता है यूजुअली, पर हम ऑडियंस को चूज करना का अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि हमें वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है, ना कि कोई एक इंसान चूज कर ले और कह दे कि ये फिल्म रिलीज ना हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, में डालते हैं, तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमें हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। So that's it guys. Thank you.